स्क्रीन पे फ्रेंड्स आपको जो है कि प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। देखिए, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। फ्रेंड्स अगर आप जो है कि हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे तो फ्रेंड्स आपने जो है कि क्लास 9th की NCERT का चैप्टर नंबर 2 आपने देखा होगा। ये मैं चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य में स्थित है। तो ये है फ्रेंड्स आपका जो है कि सतलुज व काली नदी के बीच में जो है कि कुमाऊं हिमालय स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फाइनल आंसर की में ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब इसके फ्रेंड्स प्रूफ की बात करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, ये मैं आपको जो है कि कैप्चर किया हूँ। देखिए, क्लास 9th की NCERT जियोग्राफी में देखिए समकालीन भारत के नाम से आती है, ठीक है। तो ये आपका जो है कि उसी में से है। और देखिए ये देखिए, ये आपका चैप्टर नंबर 2 से मैं कैप्चर किया हूँ। और यहाँ से देखिए, जहाँ से प्रश्न पूछा गया है मैं जो है कि यहाँ पे जियोग्राफी 4 भी लिखा हूँ, जो प्रश्न आपने देखा था, ठीक है। देखिए, सतलुज काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपको जो है कि थोड़ा सा अगर जूम आउट करके यहाँ पे दिखाया जाए तो देखिए, देखिए यहाँ से सतलुज व काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स ये प्रश्न आपके जो है कि TRE 3 में किसके हैं। तो ये हैं प्रश्न आपके जो है कि TRE 3 में देखिए 6 to 8 SST 6 to 8 में जो है कि TRE 3 में 6 to 8 में जो SST में प्रश्न पूछा गया था, जियोग्राफी के 40 प्रश्न पूछे गए थे। उसमें से जो है कि 11 प्रश्न सिर्फ जो है कि इन 2 चैप्टर से आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और इस पूरे पेपर को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ ये पूरा जो है कि आपको पेपर ही मिल जाएगा TRE 3 का 6 to 8 का SST वाला, ठीक है। तो उसमें आप जो है कि PDF को जब आप खोलिएगा टेलीग्राम चैनल पे जाके, तो उसमें आप जो है कि PDF को स्क्रॉल करते हुए जब आप नीचे आएंगे तो 41 नंबर के पेज पे आप जो है कि चले जाइएगा, ठीक है। 41 नंबर के पेज पे चले जाइएगा, वहीं से आपके जियोग्राफी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं और वहीं से जो है कि ये आपका जियोग्राफी 4 नंबर का प्रश्न जो है कि आपका वहीं से आया था, ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से आपने जो है कि देख लिया और यहाँ से देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए, जियोग्राफी 7 नंबर का प्रश्न जो है कि देखिए, बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है। देखिए फ्रेंड्स, NCERT से आपके TRE के एग्ज़ाम में लाइन बाय लाइन जो है कि प्रश्न उठाए जा रहे हैं। आप जो है कि इन 11 प्रश्नों को वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, आपको जो है कि बढ़िया तरीके से यकीन हो जाएगा। और फ्रेंड्स हम लोग जो है कि उसी वे में जो है कि अपना जो है कि तैयारी भी कर रहे हैं और इन्हीं चीज़ों को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे क्लास 6 की जियोग्राफी, क्लास 7th की जियोग्राफी, क्लास 8th की जियोग्राफी, क्लास 9th की जियोग्राफी और क्लास 10th की जियोग्राफी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 6 to 8 के स्टूडेंट हैं या 1 to 5 के स्टूडेंट हैं, केवल आपको जो है कि 6 से लेकर जो है कि 10 तक की NCERT जियोग्राफी को पढ़ना है। ये और देखिए पतली पतली बुक्स हैं, आराम से जो है कि आप कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है। तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, फाइनल आंसर की में यहाँ पे देखिएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो है कि बेतवा नदी जो है कि ये बहती है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसको बात करेंगे कि ये कहाँ से है, तो क्लास 9th के NCERT जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 2 से, ठीक है। और देखिएगा, यहाँ से जैसे ही हम लोग जो है कि आते हैं, यहाँ पे जियोग्राफी 7 यहाँ पे लिखा होगा। देखिए थोड़ा सा अगर इसको जूम आउट करके अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो देखिए इन क्षेत्रों में बहने वाली नदियाँ, देखिए चंबल है, सिंध है और बेतवा है। आपको फ्रेंड्स दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैं पेन से हाईलाइट किया हूँ बेतवा, ठीक है। बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। एग्जैक्ट यही आपका जो है कि ऑप्शन में था, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की
तरफ। और मैं ये आंसर आपको फाइनल आंसर की के साथ में बता रहा हूँ, इसमें एक भी प्रश्न आपकी जो प्रश्न का आंसर है वो गलत नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका, और यहाँ से ये जो है कि बेतवा नदी प्रायद्वीपी पठार की नदी है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए विंध्य श्रृंखला दक्षिण से सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीली मरुस्थल में मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन है, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। देखिए मैं ज्योग्राफी 7 यहाँ पे लिखा भी हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स एग्जैक्ट लाइन बाई लाइन आपके जो है कि प्रश्न NCERT से उठाए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए ज्योग्राफी 13 नंबर का प्रश्न प्रश्न आपका फ्रेंड्स क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है। तो देखिए ये चैप्टर नंबर 2 हम लोग कराए थे, और ये मैं सभी MCQs और थ्योरी में करा चुका हूँ। चैप्टर नंबर 2 आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनाई गई है। और यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है, और ये प्रश्न आपके क्लास 9th की NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया है। जिसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो पहाड़ियाँ दी गई हैं फ्रेंड्स, ये एक भी जो है कि पूर्वांचल में शामिल नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये आपका जो है कि प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, तो क्लास 9th के NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 से। यहाँ से मैं देखिए चैप्टर नंबर यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी 13 और PYQ भी लिखा हूँ। देखिए पूर्वांचल में देखिए पटकाई पहाड़ियाँ शामिल है, नागा पहाड़ी, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कि यहाँ पे इसमें जो है कि इसमें गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ, ये जो है कि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो है कि प्रश्न था, ठीक है। तो इसका जो है कि राइट आंसर आपको जो है कि मिल गया है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और देखिए इसी पेज में से मैं आपको ज्योग्राफी 4 नंबर का प्रश्न बताया था, कुमाऊँ हिमालय वाला। देखिए सतलुज तथा काली नदियाँ के स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊँ हिमालय के नाम से जाना जाता है। एक ही पेपर में एक ही चैप्टर से एक ही पेज से देखिएगा 2 प्रश्न। ज्योग्राफी 4 का ऊपर प्रश्न मैं बताया हूँ, और ये अभी जो है कि पूर्वांचल वाला प्रश्न है ज्योग्राफी 13 वाला, ये आपको जो है कि यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल अब जो है कि आपको पैनिक नहीं होना है। TRE 4.0 के लिए चाहे आप PRT के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 6 to 8 के स्टूडेंट हैं, चाहे 9 to 10th 11 12 TGT PGT, इससे बाहर फ्रेंड्स आपका प्रश्न ज्योग्राफी का नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा, देखिए ज्योग्राफी 15 नंबर का प्रश्न। देखिए निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है। एग्जैक्ट मैं MCQs करवाया हूँ चैप्टर नंबर 2 में, और देखिए ये क्लास 9th के NCERT ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 2 से ये प्रश्न आपका पूछा गया है। इसको हम लोग फ्रेंड्स निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को हम लोग दून के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो चैप्टर नंबर जो है कि आपका यहाँ से जाते हैं, और यहाँ से चैप्टर नंबर 2 में जाते हैं, और यहाँ से फ्रेंड्स बिल्कुल देखिएगा मैं यहाँ पे ज्योग्राफी 15 जो है कि ज्योग्राफी ये क्वेश्चन नंबर डाल रखा हूँ, जो अभी प्रश्न आपको दिखा था ज्योग्राफी 15 वाला, ये देखिए PYQ भी लिखा हूँ। और यहाँ से देखिएगा निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। एग्जैक्ट यही लाइन आपकी उठाकर पूछ ली गई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग अगला प्रश्न जो है कि देख लेते हैं। ये देखिए गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो ये इसका जो है कि प्रारंभ किया गया था 1985 में, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण जो है कि वर्ष 1985 में प्रारंभ किया गया था। फाइनल आंसर की में ऑप्शन नंबर यहाँ पे C बिल्कुल राइट आंसर है। और ये प्रश्न आपका जो है कि क्लास 9th के NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 से जो है कि पूछा गया है, ठीक है।
तो ये 11 प्रश्न आपको जो है कि मैं दिखाऊंगा, ये क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 से, ठीक है। और भी प्रश्न आए हुए हैं, तो उसको हम लोग जो है कि जब क्लास 9th में चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे तो वहाँ से उसको हम लोग देख लेंगे। देखिए मैं यहाँ पे ज्योग्राफी 16 यहाँ पे भी डाल दिया हूँ PYQ। देखिए बढ़िया तरीके से यहाँ पे ग्राफ बना के यहाँ पे दिया गया है। देखिए देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में, देखिए आपको दिख रहा होगा 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP के साथ आरंभ हुआ था। बिल्कुल NCERT से एग्जैक्ट यही लाइन आपकी उठाई गई है, ठीक है। तो आपको फ्रेंड्स बिल्कुल अब किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, बस आपको 6 से लेकर 10 तक की NCERT ज्योग्राफी को, देखिए पतली पतली बुक्स हैं। क्लास 6 में 8 चैप्टर है, पतले पतले हैं, ठीक है। और क्लास 7th में आपके जो है कि टोटल 7 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर हैं। और क्लास 8 में जो है कि 5 ही चैप्टर हैं। और क्लास 9th में 6 चैप्टर हैं। और क्लास 10th की NCERT ज्योग्राफी में टोटल जो है कि 6 ही चैप्टर हैं, ठीक है। तो पतले पतले बुक्स हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं, और ये जो है कि आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग फ्रेंड्स देखिए क्लास 6 की NCERT ज्योग्राफी चैप्टर वाइज कंप्लीट कर चुके हैं। नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ से देख लीजिएगा। हम लोग जो है कि क्लास 6 कंप्लीट कर चुके हैं, क्लास 7th कंप्लीट कर चुके हैं, क्लास 8th कंप्लीट कर चुके हैं, और क्लास जो है कि 9th में हम लोग 2 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ से ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, निम्न ज्योग्राफी 21 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला निम्न हिमालय में सबसे लंबी है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, पीर पंजाल श्रृंखला जो है कि निम्न हिमालय में सबसे लंबी श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्लास 9th के NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 से ये प्रश्न आपका पूछा गया है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ से बिल्कुल मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पे अगर जूम करूँ तो देखिए यहाँ से आपका जो है कि निम्न हिमालय, देखिए हिमाचल, देखिए हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है, यानी कि ये आपका है। और देखिए इन श्रृंखला का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। और देखिए जहाँ पे मैं ज्योग्राफी 21 PYQ लिखा हूँ, देखिए यहाँ से, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण है। एग्जैक्ट यही लाइन आपकी फ्रेंड्स उठाकर पूछी गई है। और इस पेज की बात करेंगे तो इस पेज में देखिएगा ये दून वाला भी प्रश्न इसी पेज से था। ये जो ऊपर आपने देखा है, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है, तो दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून है, ठीक है। तो ये इस जो है कि पेज से 2 प्रश्न आपके पूछे गए थे। अब देखिए हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी का 23 नंबर का प्रश्न, महानदी का जल तंत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला है, ठीक है। तो देखिए ये जो है कि ज्योग्राफी 23 नंबर का जो है कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कि बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। डी किस लिए सही है, क्योंकि फ्रेंड्स महानदी का जल तंत्र जो है कि आपका झारखंड और छत्तीसगढ़, इन 2 राज्यों में फैला है, इसीलिए 1 से अधिक आपका राइट आंसर हुआ है। और ये प्रश्न जो है कि आपका कहाँ से पूछा गया है, तो क्लास 9th की NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 से, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ से गोदावरी, यहाँ से महानदी, देखिए जैसे ही यहाँ पे हम लोग इस पेज में थोड़ा सा जो है कि नीचे आएंगे तो देखिए महानदी द्रोणी, देखिए मैं यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए ज्योग्राफी 23 PYQ लिख दिया हूँ। और देखिए महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। देखिए इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा है, ठीक है। तो आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड ऑप्शन में दिया था, तो इसीलिए आपका 1 से अधिक राइट आंसर हो गया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ से आपके सुविधा के लिए, और यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये मैं प्रश्न भी करा चुका हूँ। देखिए कब लकाद्वीप, देखिए कब लकाद्वीप, मिनिकॉय एवं तथा एमेन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया, यानी कि ये प्रश्न है आपका
कि कब लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एमन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया। ये कब जो है कि सन पूछा जा रहा है। तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, 1973 में जो है कि लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं एमन द्वीप का नाम बदलकर जो है कि लक्षद्वीप रखा गया था। ठीक है, ये प्रश्न आपका कहाँ से पूछा गया है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, और ये क्लास 9th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 से ही था। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो यहाँ से, हाँ यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से मैं ज्योग्राफी और 31 PYQ लिखा हूँ। और देखिए पहले इनको लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एमन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973, देखिए यहीं से आपका आंसर निकल के आ गया है। 1973 में इनका नाम जो है कि लक्षद्वीप रखा गया। बिल्कुल फ्रेंड्स, जो आयोग बना रहा है पेपर, बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो साइंस हो। ठीक है, और आपको जो है कि यहीं से पढ़ना है, और ज़्यादा नहीं, 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। ठीक है, और यहाँ से अब हम लोग यहाँ पे अगर आगे देखने का प्रयास करिएगा तो अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो है कि कन्नड़ मैदान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न बात करेंगे कहाँ से पूछा गया है, तो क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 से। ठीक है, और यहाँ से देखिए चैप्टर नंबर 2 से ज्योग्राफी 32, यहाँ से मैं जो है कि देखिए लिखा भी हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे मैं लिखा हूँ सुविधा के लिए आपके ज्योग्राफी 32 PYQ। ठीक है, देखिए यहाँ से कोंकण, मुंबई तथा गोवा, और देखिए मध्य भाग को कन्नड़ मैदान। देखिए यहीं से आपका राइट आंसर निकल के आ गया है कि मध्य भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्नड़ मैदान, एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट जो है कि कहा जाता है। ठीक है, ये पश्चिमी भाग है, ये आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा। देखिए पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच में एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। 3 कौन कौन से भाग हैं, उत्तरी भाग को कोंकण बोला जाता है। ठीक है, उत्तरी भाग को कोंकण बोला जाता है, मध्य भाग को कन्नड़ बोला जाता है, एवं दक्षिण भाग को मालाबार तट बोला जाता है। ठीक है, तो यहीं से आपका जो है कि पूछा गया था। और इस जो है कि यहाँ से कहाँ पे हम लोग आगे, थोड़ा PDF इधर उधर हो गया है, कहाँ पे हम लोग थे, यहाँ से देखते हैं, लक्षद्वीप हो गया है, ये आपका जो है कि हाँ यहीं पे हम लोग थे। और यहाँ से आपने जो है कि देख लिया कि मध्य भाग को जो है कि कन्नड़ मैदान बोलते हैं। ठीक है, यहीं से आपका राइट आंसर निकल के आ रहा है। और यहाँ से हम लोग जो है कि देखते हैं, देखिए यहाँ से हम लोग जो है कि इसको देख लिए हैं। और देखिए एक ही पेज से देखिए ज्योग्राफी 31 नंबर का और ज्योग्राफी 32 नंबर का दोनों प्रश्न आपका जो है कि यहीं से पूछा गया था। ठीक है, मैं इसको अगर देखने का प्रयास करूँगा तो और आगे हम लोग देखते हैं। देखिए पश्चिमी तट का मध्य भाग जो है कि किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो है कि मैं आपको बता दिया हूँ, कन्नड़ मैदान, क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। ठीक है, अब देखिए दोनों प्रश्न यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी 31 और ज्योग्राफी यहाँ से 32। ठीक है, देखिए 1973 में लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एमन द्वीप नाम से जाना जाता था, इनका नाम बदलकर लक्षद्वीप, और यहाँ से मध्य भाग को जो है कि कन्नड़ मैदान बोला जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप जो है कि संतुष्ट हो गए होंगे। और अब देखिए यहाँ से आता है आपका ज्योग्राफी 37 नंबर का प्रश्न। मैं एक बार और बता दूं फ्रेंड्स, TRE 3 में 6 to 8 में SST में जियोग्राफी के टोटल जो है कि 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और 40 में से फ्रेंड्स आपके 11 प्रश्न तो आपके जो है कि क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के सिर्फ चैप्टर नंबर 2 और 3 से पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप जो है कि अगर 6 से लेकर 10 तक पढ़ लेते हैं तो पर्याप्त रहेगा। देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र से निकलती है, यानी कि इसमें सिंधु नदी की सहायक नदी जो है कि बताना है जो कश्मीर क्षेत्र में मिलती है। ठीक है,
तो इसका जो है कि राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी का ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई, ये जो है कि फ्रेंड्स आपके आसान प्रश्न को भी डिफ़िकल्ट बना देता है। अगर ये 4 ऑप्शंस होते हैं तो ये प्रश्न आप जो है कि थोड़ी बहुत भी अगर आपको जानकारी होती तो आप प्रश्न को सही कर ले जाते, लेकिन ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई ये आसान प्रश्न को भी हार्ड बनाते हैं, इसीलिए फ्रेंड्स बीपीएससी थोड़ा हार्ड लगता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब आपका टीआरई 4 में 4 ही ऑप्शंस जो है कि आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि फ्रेंड्स अभी जो है कि आपके बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है, बीपीएससी अभी एग्ज़ाम करवाई है, उसमें 4 ही ऑप्शन दिए थे। ठीक है, तो बीपीएससी आपका टीआरई का एग्ज़ाम लेती है, तो इसलिए इसमें भी अब जो है कि 4 ऑप्शंस होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या था? सिंधु नदी की सहायक नदी, श्योक, हुंजा और निबुरा, ये तीनों हैं, और यहाँ से उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए मैं जियोग्राफी यहाँ से कहाँ से है जियोग्राफी, मैं लिखा तो हूँ, हाँ देखिए यहाँ से जियोग्राफी 37 नंबर का प्रश्न। देखिए अभी आपने ऊपर देखा था जियोग्राफी 37 नंबर का प्रश्न। इस क्षेत्र में जो है कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये आपको देखना जरूरी है, सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, सिंधु नदी के बारे में यहाँ पे जो है कि बताया गया है, और यहाँ से देखिएगा इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा इस नदी में मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपके तीनों ऑप्शंस में थे, तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आपका जो है कि देखते हैं और कितने प्रश्न बचे हुए हैं। और यहाँ से देखिएगा मालवा का पठार का संबंध किससे है? तो मालवा का पठार का संबंध जो है कि किससे है? जियोग्राफी 38 नंबर का प्रश्न। इसका जो है कि राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मालवा का पठार का संबंध जो है कि मध्य उच्च भूमि से है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपका क्लास 9th के एनसीईआरटी जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 2 से जो है कि पूछा गया था। ठीक है, और इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से जियोग्राफी 38 नंबर का प्रश्न, देखिए बिल्कुल एक ही जगह से, एक ही पेज से, देखिए ये आपको ऊपर दिखाए थे हम जियोग्राफी 7 नंबर का जो प्रश्न था, इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल नदी, बेतवा। तो बेतवा नदी किस दिशा में बहती है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। जियोग्राफी 7 नंबर का प्रश्न आपका यहीं से था। और देखिए अभी आपने जियोग्राफी 38 नंबर का प्रश्न देखा था। देखिए मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। तो यही मध्य उच्च भूमि आपका राइट आंसर था। तो आप जो है कि फ्रेंड्स टोटल 11 प्रश्न को देख चुके हैं। ठीक है, तो देख चुके हैं। और देखिए यहाँ से ये आपकी जो है कि मैं एक बार दिखाने का प्रयास करूँगा, थोड़ा सा अगर छोटा करके इसको दिखाऊं तो देखिए क्लास 9th के एनसीईआरटी जियोग्राफी में टोटल जो है कि 6 चैप्टर हैं। देखिए टोटल 6 चैप्टर हैं, और देखिए 6 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी जियोग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, 7th भी कंप्लीट हो चुका है, और 8th भी हम लोग जो है कि चैप्टर वाइज फैक्ट और एमसीक्यूज दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। और क्लास 9th में हम लोग जो है कि चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिए हैं और चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 अभी हमें पढ़ना है, अपवाह, और इसमें जो है कि टोटल 6 ही चैप्टर हैं। और इन्हीं दोनों चैप्टर से मैं जो है कि चैप्टर नंबर 2 क्या है? भारत का भौतिक स्वरूप, और चैप्टर नंबर 3 क्या है? अपवाह। ठीक है, तो इन्हीं दोनों चैप्टर से प्रश्न आए हुए थे। ये पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि इन प्रश्नों को जाके देख सकते हैं कि वाकई में ये प्रश्न आपके वहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जियोग्राफी का पहला प्रश्न हम लोग जो है कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है? ये प्रश्न आपका पूछा गया था टीआरई 3 में 6 to 8 में एसएसटी के जियोग्राफी वाले पोर्शन में। ठीक है, और जियोग्राफी में फ्रेंड्स आपको बता दें 6 to 8 में
एसएसटी में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और 40 प्रश्न में से 30 प्रश्न फ्रेंड्स आपके क्लास 9th से और क्लास जो है कि 10th से पूछे गए हैं, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है कि 6 to 8 तक जियोग्राफी हम लोग यहाँ पे 6 to 10 तक, ठीक है, 6 to 10 तक यानी कि 6 से लेकर 10 तक की कक्षाओं के हम लोग चैप्टर वाइज जियोग्राफी को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, फाइनल आंसर की के साथ में तमिलनाडु यह राज्य है जो कि अपने जो है कि सभी घरों के छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है, ठीक है। और ये प्रश्न आपके क्लास 10th की एनसीईआरटी जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 3 से, और जिस चैप्टर का नाम क्या है फ्रेंड्स, जल संसाधन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अब हम लोग प्रूफ के साथ में यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर आप जाएंगे, देखिए क्लास 10th की एनसीईआरटी जो जियोग्राफी है समकालीन भारत 2 के नाम से आती है, और समकालीन भारत 1 के नाम से जो है कि आपकी समकालीन भारत 1 के नाम से आपकी क्लास 9th की जियोग्राफी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ, और यहाँ से देखिए जियोग्राफी फर्स्ट यहाँ पे लिखा हूँ। देखिए तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो ये देखिए आपका प्रश्न यहीं से पूछा गया था। देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी एनसीईआरटी को फॉलो करती है, और यहीं से चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे वो साइंस हो, सभी प्रश्न आपके जो है कि यहीं से पूछे जाते हैं। कहाँ से? एनसीईआरटी बुक से। अब आपको फ्रेंड्स स्क्रीन पे आपको जियोग्राफी 5 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? क्लास 10th के एनसीईआरटी जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 3 से ही, जिसका नाम क्या है? जल संसाधन, ठीक है। तो वह राज्य कौन सा है फ्रेंड्स? वह राज्य आपका जो है कि मेघालय राज्य है, जहाँ पर बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर की के साथ में ऑप्शन नंबर ए जो है कि राइट आंसर है। और इसका अगर प्रूफ देखने की बात करेंगे तो उसी पेज पे, जिस पेज पे आपका जो है कि ये हर घर जो है कि वर्षा जल संग्रहण तमिलनाडु जो है कि राज्य है जो कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया है। और इसी पेज में अगर आप फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएंगे तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा जियोग्राफी 5 नंबर का प्रश्न। देखिए मेघालय, यहाँ पे देखिएगा मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। देखिए यहाँ पे बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, ठीक है। तो एग्जैक्ट फ्रेंड्स यहीं से प्रश्न आपका पूछा गया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको जो है कि पैनिक नहीं होना है। टीआरई 4.0 देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा डिले आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो है कि कुछ लोचे भी चल रहे हैं, धरना आप जो है कि देख ही रहे होंगे, ठीक है। और देखिए टीआरई 4.0 आपको जो है कि मिलेगा, उसका जो है कि टेंशन आप मत लीजिए, सिर्फ आपको जो है कि आराम से धीरे धीरे अपने जो है कि पढ़ाई को जारी रखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन पे एक और प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देखिए ये प्रश्न आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा, जियोग्राफी 2 नंबर का प्रश्न। सदिया और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो ये जो है कि राष्ट्रीय 2 की लंबाई फ्रेंड्स यहाँ पे 800 जो है कि 91 किलोमीटर है, ठीक है। 891 किमी है, और यहाँ पे देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो फाइनल आंसर की में फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या दिया गया था? उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। और ये प्रश्न आपका क्लास 10th के एनसीईआरटी जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 7 में जब आप जाएंगे, उस चैप्टर का नाम क्या है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, और इसी में से ये प्रश्न आपका पूछा गया था, ठीक है। इसको देखते हैं, यहाँ से जब आप जाइएगा तो देखिए यहाँ से बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये प्रश्न, और मैं जियोग्राफी 2 भी यहाँ पे लिखा हूँ आपके जो है कि सुविधा के लिए। और यहाँ से देखिए सदिया व धुबरी के मध्य 891 किमी लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग नौगम्य जलमार्ग संख्या 2। एग्जैक्ट यहीं से ये प्रश्न आपका जो है कि एग्जाम में पूछा गया था।
अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं अपना जो है कि जियोग्राफी का जो है कि 6 नंबर का प्रश्न। देखिए, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो इसका जो है कि राइट आंसर फ्रेंड्स देखिए, भूस्खलन का सामना करना पड़ता है, ट्रैक धंसना का जो है कि सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपका फाइनल आंसर की में राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो है कि राइट आंसर हो गया था, एक से अधिक। ये प्रश्न आपका जो है कि क्लास 10th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 7 से, ये है आपका चैप्टर का नाम। ठीक है, अब इसको अगर देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से मैं जो है कि जियोग्राफी 6 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए, कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी हैं, जैसे भूस्खलन तथा किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना। एग्जैक्ट यहीं से ये प्रश्न आपका फ्रेंड्स बनाया गया था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि आप जो है कि अपने सिलेबस को कंप्लीट रखिए। ठीक है, और जब आए फ्रेंड्स तो आप जो है कि अपनी एक सीट कंफर्म कर पाओ। ठीक है, अगर आप जो है कि अभी से पढ़ना छोड़ देंगे और जब जो है कि टीआरई 4.0 की न्यूज़ आएगी तब आप जो है कि पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे, तब जो है कि समस्या आपको होने वाली है। ठीक है, देखिए ये ज्योग्राफी 9 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो इसकी लंबाई फ्रेंड्स 1700 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है फाइनल आंसर की के साथ में। और ये प्रश्न आपका क्लास 10th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 से, और चैप्टर का नाम क्या है? खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ठीक है, और यहाँ से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो देखिए बिल्कुल यहीं से ये जो है कि प्रश्न, देखिए मैं जियोग्राफी 9 यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, देखिए गेल द्वारा निर्मित पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो है कि पाइप लाइन। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है? तो 1700 किलोमीटर लंबी यह पाइप लाइन है। ठीक है, और इसी से ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था। और आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है? देखिए ज्योग्राफी 14 नंबर का प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया था। ज्योग्राफी 14 नंबर का प्रश्न क्या है? राजस्थान का कौन सा जिला जो है कि मुख्यतः अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स वो जिला जो है कि राजस्थान का अजमेर जिला, ये जो है कि अभ्रक के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ से ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए बिल्कुल राइट आंसर है। और ये प्रश्न आपका क्लास 10th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 से, जिस चैप्टर का नाम क्या है? खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ठीक है, और इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से मैं एग्जैक्ट जियोग्राफी और 14 नंबर का यहाँ पे प्रश्न भी लिख दिया हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ से मैं ज्योग्राफी 14 यहाँ पे लिखा हूँ। और यहाँ से देखिए राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर, बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं से ये प्रश्न आपका उठाया गया था। ठीक है, तो अजमेर आपको दिखा होगा। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और देखिए यहाँ से प्रश्न आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए जियोग्राफी 17 नंबर का प्रश्न। जियोग्राफी 17 नंबर का प्रश्न क्या है? सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में कॉफ़ी की अरेबिका किस्म को आरंभिक तौर पर शुरू किया गया था? तो ये जो है कि फ्रेंड्स बाबू बूदन पहाड़ियों से जो है कि इसका शुरुआत किया गया था। किसका शुरुआत? तो अरेबिका किस्म की जो है कि कॉफ़ी की शुरुआत कहाँ पर की गई थी? तो बाबू बूदन पहाड़ियों से की गई थी। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। और ये प्रश्न आपका क्लास 10th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 से, चैप्टर का नाम क्या है? कृषि है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इसको अगर हम लोग देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से आपको जियोग्राफी 14 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए कॉफ़ी, और देखिए यहाँ से फ्रेंड्स देखिए यहाँ से हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी विश्व भर में जो है कि अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत जो है कि देखिए बाबू बूदन पहाड़ियों से
हुई थी। एग्जैक्ट यहीं से ये प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं? तो कपास उत्पादक राज्य की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है? उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये फाइनल आंसर की के साथ में आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि फ्रेंड्स गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है और कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना, पंजाब, ये सभी राज्य जो है कि प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, और ये जो है कि दक्कन ट्रैप के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर फ्रेंड्स क्या पाई जाती है? तो काली मृदा पाई जाती है और ये काली मृदा जो है कि आपकी ये काली मृदा में ही कपास का उत्पादन होता है। ठीक है, जैसे मैं अगर मानचित्र में अगर आपको दिखाने का प्रयास करूं तो ये आपका जो है कि भारत का मानचित्र हो गया। ठीक है, और यहीं से ये सारा जो ये जो क्षेत्र है और यहीं पे जो है कि काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स इसको अगर देखने का प्रयास करेंगे तो देखिए मैं जियोग्राफी 20 नंबर का प्रश्न यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ से महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, तो यहीं से ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था। और अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में कितने रेलवे जोन हैं? यानी कि अब हम लोग अगला प्रश्न जियोग्राफी 19 नंबर का प्रश्न, भारत में कितने रेलवे जोन हैं? तो भारत में फ्रेंड्स कुल टोटल जो है कि 16 रेलवे जोन हैं वर्तमान में। ठीक है, और शायद एक बड़ा है लेकिन इसको 16 ही मान लिया गया था ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आपके इस क्लास 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 में ये जो है कि आपका दिया गया है। इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से फ्रेंड्स ये जो है कि आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। देखिए जियोग्राफी 19, भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। तो एग्जैक्ट यहीं से ये लाइन आपकी उठाई गई थी। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थल रुद्ध है? यानी कि इसमें से जो है कि कौन सा बंदरगाह स्थल रुद्ध है? तो ये जो है कि आपका जो है कि कौन सा बंदरगाह स्थल रुद्ध है? तो देखिए यहाँ पे ये जो है कि आपका विशाखापट्टनम इस टाइम क्या है? तो स्थल रुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी, ये जो है कि क्लास 10th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 7 से ही प्रश्न पूछा गया। यानी कि फ्रेंड्स टोटल 7 ही चैप्टर हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में, और 7 चैप्टर में से फ्रेंड्स लगभग जो है कि आपके 20 प्रश्न पूछ लिए गए थे। तो महत्वपूर्ण है, इनको आपको पढ़ना है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से देखिएगा जियोग्राफी 27 नंबर का प्रश्न मैं लिखा हूँ, पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरन। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा विशाखापट्टनम, और यहाँ से जो है कि देखिएगा आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, यहाँ से विशाखापट्टनम हो गया, यहाँ पे देखिए पारादीप पत्तन। तो ये जो विशाखापट्टनम है स्थल से घिरा गहरा व सुरक्षित पत्तन है। तो यहीं से प्रश्न ये आपका पूछा गया था कि कौन सा जो है कि पत्तन या आपका जो है कि स्थल से घिरा है, तो वो है विशाखापट्टनम। ठीक है, अब देखिए हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ से रेट होल खनन भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो ज्योग्राफी 34 नंबर का प्रश्न है, और ये जो है कि रेट होल खनन जो है कि आपका फ्रेंड्स जियोग्राफी 34 का ये मेघालय राज्य में, ठीक है, ये मेघालय राज्य में जो है कि रेट होल खनन ये जो है कि भारत के मेघालय राज्य में किया जाता है, और मेघालय आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ से फाइनल आंसर की में ऑप्शन नंबर जो है कि ई मान लिया गया था। ठीक है, अब इसको अगर देखेंगे तो क्लास 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 से खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से ये जो है कि पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए बिल्कुल बाकायदा यहाँ पे क्या किया गया है, ब्रैकेट में घेर के एक रोचक तथ्य। अब देखिए रेट होल खनन है, और देखिए ये मेघालय राज्य में जो है कि भारत के मेघालय राज्य में किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अपना अगला प्रश्न देखते हैं, जियोग्राफी 30 नंबर का प्रश्न। देखिए कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है? तो कटनी में जो है कि उत्पादित प्रमुख खनिज ये आपका बॉक्साइट है,
बॉक्साइट है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर है। और ये आपके क्लास 10th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 से, जिस चैप्टर का नाम क्या है, खनिज ऊर्जा तथा संसाधन। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ से अगर इसको बढ़ते हैं तो देखिए एक और प्रश्न है। अभी दोनों प्रश्नों को एक ही जगह से मैं दिखाऊंगा। देखिए ज्योग्राफी 33 नंबर का प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो है कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य फ्रेंड्स उड़ीसा है। ठीक है, कौन सा है? तो ये है आपका उड़ीसा राज्य है। और उड़ीसा आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ से उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अब इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो दोनों यहीं से देखिए, जियोग्राफी 30 और जियोग्राफी 34। यहाँ पे जियोग्राफी 30 और जियोग्राफी 33, जियोग्राफी 30 और जियोग्राफी 34। ठीक है, देखिए भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक, पठार, मैकाल पहाड़ियाँ, बिलासपुर और कटनी। यहाँ पे आपको कटनी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से था। और देखिए उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ये ज्योग्राफी 33 नंबर का दोनों प्रश्न आपको एक ही पेज पे दिखाई दे दिए थे। और ये देखिए एक ही पेज से एक और प्रश्न है, ज्योग्राफी 34 नंबर का प्रश्न, 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के मुख्य अपरक उत्पादक क्षेत्र अजमेर। तो ये प्रश्न आपने ऊपर देखा था। तो एक ही पेज से देखिए एक प्रश्न यहाँ से, एक प्रश्न यहाँ से और एक प्रश्न यहाँ से। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा, बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान स्थित है। यानी कि ये जो बादाम पहाड़, ये लौह अयस्क की ये खान है और ये कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखिए मयूरभंज व केंदुझर जिले में। ठीक है, केंदुझर जिले में। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी है। और ये क्लास 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 से ये प्रश्न पूछा गया था। अब इसको देख लेते हैं। ज्योग्राफी 40 नंबर का प्रश्न है। और यहाँ से देखिएगा, मैं ज्योग्राफी 40 यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए लिख भी दिया हूँ। देखिए उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिले में पाया जाता है। तो सबसे बड़ा ये उड़ीसा राज्य है, आप याद रखिएगा, लौह अयस्क के क्षेत्र में। और लौह अयस्क का कौन सा जिला है? तो मयूरभंज व केंदुझर। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट ज्योग्राफी 40 में यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो फ्रेंड्स आपको जो है कि टोटल 15 प्रश्न हमने दिखाए थे। एक बार और जो है कि आपकी सुविधा के लिए देखिए, ये क्लास 10th की, जिससे मैं सभी प्रश्न आपको ऊपर दिखाया हूँ, ये क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी है, जिसमें टोटल जो है कि आपको 7 चैप्टर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, संसाधन एवं विकास, वन एवं वन्यजीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण, उद्योग और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ठीक है, तो ये आपको जो है कि क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक है, जो समकालीन भारत 2 के नाम से आती है। ठीक है,